नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे प्रेमचंद की कहानी नशा की तात्विक समीक्षा। तो आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले इसका थोड़ा सा परिचय जान लेते हैं। वैसे तो हम कर चुके हैं, लेकिन फिर भी जब प्रश्न लिखते हैं तो उसकी भूमिका हमें एक लिखनी होती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी नशा का प्रकाशन कब है? सन 1934 में। चांद मासिक पत्रिका थी जिसमें इसका प्रकाशन हुआ। ये कहानी मनोरंजक तो है ही, इसमें समाज एवं मानव व्यवहार की वास्तविकताओं का भी भरपूर चित्रण हुआ है। उस समय का समाज कैसा था और समाज का मानव के व्यवहार पर क्या प्रभाव था, उसका भरपूर चित्रण यहाँ पर हम देख सकते हैं। जिसके पास धन, सत्ता, संसाधन, सुविधा है, वह उनका उपभोग अवश्य करता है, या जिसके पास ये नहीं है वह इस उपभोग की निंदा करता है, उसको अनैतिक बताता है। और अधिकतर वह निंदा इसलिए करता है क्योंकि उसको वह सुविधा उपलब्ध नहीं है। यदि किसी कारण वह सुविधा उपलब्ध हो जाती है तो वीर की तरह निंदक भी उसके उपभोग में पीछे नहीं रहता। तो ये मुख्य विषय जो कहानी में लेखक ने उठाया है कि जिसके पास जो वस्तु नहीं है उसमें वो कमियां ढूंढने लगता है, उसकी वो बुराई करने लगता है। लेकिन जब स्वयं उस रूप में आ जाता है, उस वातावरण में आ जाता है, तो उसे भी वो सब चीज़ें अच्छी लगती है, या उसका उपभोग करने में, उसका इस्तेमाल करने में कहीं पीछे वो नहीं रहता। तो अब सबसे पहले जान लेते हैं कहानी का कथानक क्या है। देखिए, कथानक की बात करें तो नशा कहानी में ईश्वरी और वीर नामक दो युवकों की ये कहानी है। इसमें ईश्वरी एक धनवान जमींदार का बेटा है और वीर एक निर्धन क्लर्क का। वीर जमींदारों का तीव्र आलोचक है, यानी बहुत ज्यादा उनकी आलोचना करता है, बुराई करता है। उनके विलास को वह अनैतिक बताता है, यानी वो जो सुख सुविधा में जीवन जीते हैं उसको वो अनैतिक कहता है कि नैतिक नहीं है, ये गलत है। इस विषय पर उसका अक्सर ईश्वरी जो उसका मित्र है, जमींदार का पुत्र है, यानी पूंजीवादी व्यवस्था में जो जमींदार हैं उनमें ईश्वरी उसी का वंशज कह सकते हैं, या ईश्वरी भी स्वयं एक जमींदार का बेटा है। और उसके साथ वीर का वाद विवाद हो जाता है। ईश्वरी और वीर दोनों एक स्कूल में पढ़ते हैं और बोर्डिंग हाउस के एक कमरे में ही रहते हैं। दशहरे की छुट्टियां होने पर ईश्वरी ने अपने मित्र को अपने साथ चलने के लिए निमंत्रण दिया। ईश्वरी जमींदारों का समर्थक था और मनुष्यों में छोटा बड़ा होना प्रकृति या ईश्वरीय नियम मानता था। देखिए, यहाँ मैंने ज़्यादा विस्तार से नहीं लिखा इसको क्योंकि हम कर चुके हैं। आप इसको छोटा और बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पर शामिल कर सकते हैं कि दशहरे की छुट्टियां होने पर ईश्वरी ने अपने मित्र को अपने साथ चलने का निमंत्रण दिया और वीर ने उस निमंत्रण को, अपने मित्र के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया और वो दोनों ईश्वरी के घर चले गए। और ईश्वरी के घर जाकर जो ऐशो आराम उसने देखा, वो उससे वीर बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। ईश्वरी जो है ये जमींदारों का समर्थक है, यानी ईश्वरी वीर के विपरीत है। वीर ये मानता है कि ये गलत है कि तुम इतना ज़्यादा उपभोग करते हो, विलासीपूर्ण जीवन जीते हो, जबकि गरीब लोग और ज़्यादा गरीब होते जा रहे हैं। लेकिन ईश्वरी ये मानता है कि जमींदारों में जो छोटा बड़ा की प्रवृत्ति हमारे समाज में है, बल्कि वो जमींदारों को उनके हक की मानता है कि ये उनका हक है कि उनको इतना मान सम्मान, इतना धन दौलत सब मिला हुआ है, इतनी जमीनें उनके पास है, ये भगवान की कृपा से है। समाज में अगर कोई छोटा या बड़ा है तो वो ईश्वरीय नियम है। ईश्वरीय नियम क्या है? परमात्मा की देन है। वीर जमींदारों को खून चूसने वाली जोंक के समान, हिंसक पशु, पेड़ों के ऊपर फूलने वाला बंझा आदि कहकर उसकी खूब आलोचना करता है, खूब बुराई करता है। वह वाद विवाद के समय उग्र भी हो जाता है, यानी गुस्सा भी बहुत ज्यादा आता है। लेकिन ईश्वरी मुस्कुराता रहता है। परंतु जब उसको ईश्वरी के समान जीवन जीने का अवसर मिलता है, उसको किसको? वीर को, तो वह आलोचना की बातें ही भूल जाता है और नौकरों, रेल यात्रियों आदि के साथ अहंकार पूर्ण अमानवीय व्यवहार करता है। कथानक के अंत में ईश्वरी के द्वारा जब वीर को धमकाया जाता है या उसे डांट लगाई जाती है, उसके बाद उसे ये उसका जो नशा होता है जमींदारी का या धन दौलत का नशा, वो उतर जाता है और इसके साथ ये कहानी समाप्त होती है।
तो इस तरह आपको एक कथानक लिखना है, कम शब्दों में पूरी कहानी को यहाँ पर आपको लिखना है। उसके बाद अगर हम देखें पात्र और चरित्र चित्रण इस कहानी में, तो देखिए किसी भी कहानी में जो पात्र हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका में होते हैं, क्योंकि कहानी पात्रों के माध्यम से ही बनती है और वही उस कहानी को आगे और पूर्णता के तक ले जाते हैं। एक बात और आप यहाँ पर ध्यान में रखें, कथानक में अगर आप चाहें तो इसमें पहले लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले वाली कहानी में बताया था कि किसी भी कहानी का जो कथानक है वो संक्षिप्त होना चाहिए, रोचक होना चाहिए और उस कथानक का एक बहुत बढ़िया उसकी शुरुआत या प्रारंभ हो, फिर वो कथानक उत्कर्ष यानी मन के भावों के छूने वाली स्थिति पर पहुंचे और उसके बाद उस कथानक का समापन होना चाहिए। और इस कथानक में ये तीनों ही जो पड़ाव हैं वो बहुत ही सुंदर हैं और इसीलिए ये कथानक बहुत ही सुगठित कथानक कहा जा सकता है, या कहानी के नामकरण को अगर देखें तो वो पूर्ण करता है। इस कथानक के माध्यम से उस नाम को स्पष्ट किया जा सकता है या पूर्णता प्राप्त होती है। उसके बाद बात करते हैं पात्र और चरित्र चित्रण की। देखिए किसी भी कहानी में मुख्यतः दो प्रकार के पात्र होते हैं, एक मुख्य पात्र और दूसरा होता है गौण पात्र। ये सब कैसे लिखना है ये आपको मैं पहली कहानी के उसमें बता चुकी हूँ, यहाँ पर मोटी मोटी बातें मैं शामिल कर रही हूँ, तो लिखने का तरीका आप वही रखेंगे। इस कहानी की अगर बात करें तो यहाँ पर दो मुख्य पात्र हैं, एक ईश्वरी और दूसरा बीर है, क्योंकि पूरी कहानी इनके इर्द गिर्द ही घूमती है। बीर की अगर बात करें तो बीर का चरित्र मनोवैज्ञानिकता से परिपूर्ण है। साधनहीन व्यक्ति को जब कोई बड़प्पन दर्शाने का वह छद्म ही क्यों ना हो, यानी छल या दिखावा ही क्यों ना हो, अवसर मिलता है तो वो उसी में धंसता चला जाता है। यानी जिसके पास साधन नहीं है, जो अभाव में जीवन जीता है, और उसको जैसे जो बीर है ये गरीब क्लर्क का बेटा है, लेकिन ईश्वरी के द्वारा क्या कहा जाता है कि ये भी एक जमींदार का बेटा है, कुंवर है, तो उससे जो वीर है वो उसी कल्पित जो पात्र है उसके साथ बहता चला जाता है। उसे पुनः चेतना तब प्राप्त होती है जब वह यथार्थ की भूमि पर पटक दिया जाता है, जैसे कि वीर को किसने पटका था, ईश्वरी ने। यह उसके मोह पाश में फंसने की कहानी भी है तथा साथ ही अंत में अपनी औकात में लौटने का सच भी है। ये निर्धन की नियति, ललक और फटकार की सर्वश्रेष्ठ रचना कही जा सकती है। एक निर्धन की नियति क्या है, उसकी किस्मत में क्या है, उसकी लालसाएं क्या है और किस प्रकार उसको फटकार के द्वारा वापस सच्चाई के धरातल पर लाया जाता है, वो इसमें दिखाया गया है। अब अगर ईश्वरी की बात करें तो ईश्वरी का चरित्र एक पारंपरिक रईस का खाका है, यानी पारंपरिक रईस है, उसका चित्रण है ईश्वरी के माध्यम से, जो अपने वर्ग को देवी अधिकार का हकदार मानता है कि हम अगर पूंजीवादी हैं या हम अगर जमींदार हैं तो ये देवताओं के द्वारा दिया हुआ है, तथा सामाजिक विषमता को एक स्वाभाविक और परम आवश्यक सत्य स्वीकार करता है। ये तो स्वाभाविक भी है और ये समाज की सच्चाई भी है और ये आवश्यक भी है। इन दोनों पात्रों के अतिरिक्त अगर हम देखें तो कुछ गौण पात्र हैं जो थोड़े समय के लिए आते हैं लेकिन कहानी में अपनी विशेष छाप छोड़ जाते हैं, जिसमें रियासत अली है, रामरख हैं। ये ऐसे पात्र हैं जो कहानी में अपनी विशेष स्थान बना लेते हैं। यहाँ पर उन्हें प्रथम दर्शन में वीर की रहीसी पर विश्वास नहीं होता। किसको नहीं होता? रियासत अली और रामहरख को, क्योंकि ये दोनों ही रेलवे स्टेशन पर वीर से मिलते हैं और उसको देखकर उन्हें लगता है कि ये तो बहुत ही गरीब सा लड़का है या युवा है, लेकिन ईश्वरी बताता है कि ये, क्योंकि वो सारी बात संभाल लेता है, वो ये कहता है कि ये कोई इतना साधारण व्यक्ति नहीं है, ये भी किसी जमींदार का ही बेटा है या रईस है, लेकिन ये दिखावा नहीं करता। दिखावा क्यों नहीं करता? क्योंकि वो गांधीवाद से प्रभावित है या गांधी जी के विचारों से प्रभावित है। एक अन्य पात्र इसमें है, वो ठाकुर है, वो भी बड़ा प्रभावशाली है। ठाकुर को जब पता चलता है कि वीर सुराज आने पर, यानी देश की स्वतंत्रता, जब देश स्वतंत्र होगा तो सरकार को ऐसा नियम बना दिया जाना चाहिए कि जो अपनी जमीन है वो सभी अपने आसामियों में बांट दे। तो जब वीर उसको कहता है कि मैंने तो पहले ही निर्णय कर लिया है कि मैं तो अपनी जमीन कोई बांटे या ना बांटे, लेकिन मैं अपनी जमीन अपने आसामियों में बांट दूंगा। ठाकुर इस बात से बहुत प्रभावित होता है और वो
अपने भाव को अभिव्यक्त भी करता है और वो वीर के पांव दबाने लगता है और उसी रात घर जाकर वो अपनी पत्नी को मारता पीटता भी है, महाजन से लड़ाई भी कर लेता है। यानी उसके दिमाग में क्या फितूर सवार हो जाता है, वही कि मुझे कल को ज़मीन मिलेगी और मैं ज़मींदार बन जाऊंगा। यहाँ पर ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि ये जो कथानक है ये प्राचीन भारत का कथानक है। तो सुराज की चर्चा से वह अपने असंतोष को व्यक्त करता है तथा उस युग की प्रतीक्षा लगाए बैठा है जब भूमि का आवंटन यानी भूमि बटेगी किसमें, गरीब अमीर में, एक समान रूप से भूमि को बांट दिया जाएगा। तो ये गौण पात्र भी हैं जो इस कथानक को पूर्णता की ओर लेकर जाते हैं और रोचक भी बनाते हैं। उसके बाद अगर संवाद योजना की बात करें, देखिए कोई भी कहानी बिना संवादों के पूर्णता प्राप्त नहीं करती। संवादों के माध्यम से ही भावों की अभिव्यक्ति होती है और संवादों की विशेषता आपको ध्यान में रखनी है कि संवाद कैसे होने चाहिए, रोचक होने चाहिए, सरल होने चाहिए, भावों की अभिव्यक्ति में कुशल होने चाहिए। इस तरह संवादों की जो छोटी छोटी बातें हैं आपको ध्यान में रखनी है। अब नशा कहानी की संवाद योजना की बात करें तो ये भी बड़ी चुटीली और अर्थपूर्ण है। साधारण से साधारण पात्र भी प्रभावशाली संवादों के माध्यम से अपने भावों को अभिव्यक्त करने में पूर्णतः सक्षम है। जैसे ठाकुर का उदाहरण दिया है, ठाकुर ने फिर पूछा तो खुशी से दे देंगे, क्या दे देंगे, जमीन की बात चल रही है। जो लोग खुशी से न देंगे उनकी जमीन छीननी ही पड़ेगी, हम लोग तो तैयार बैठे हैं। ये बात कौन कहता है, ये वीर कहता है। तो यहाँ पर जो मनोभाव है, जैसे ठाकुर के मन में जमीन की लालसा है और जब उसके कानों में ये बात पड़ती है तो वो अपने मन के भाव अभिव्यक्त करता है वीर के सामने। शब्दों में ठाकुर की जो लार है वो सहज टपकती हुई दिखाई पड़ती है, किसके लिए, जमीन के लिए। यही इन संवादों की सार्थकता और खासियत है। संक्षिप्त भी हैं और संक्षिप्त का मतलब छोटे हैं और संक्षिप्त होते हुए भी चुटीले और प्रभावशाली है। कहानी वीर के माध्यम से आत्मकथ्य में लिखी गई है। आत्मकथ्य यानी मैं शैली में लिखी गई है, इसीलिए नायक का मनन और चिंतन, व्यवहार एवं वास्तविकता उसके संवादों से ही टपकती है या झलकती हुई दिखाई देती है। उसके बाद करते हैं देश काल और वातावरण। देखिए देश काल और वातावरण से हमें उस कहानी की पृष्ठभूमि में जो वातावरण है उसका हमें पता चलता है। इस कहानी की अगर बात करें तो इसमें प्राचीन भारतीय समाज का चित्रण इस कहानी में किया गया है, जिसमें जमींदारी प्रथा प्रचलित थी। समाज पूंजीवादी व्यवस्था से प्रभावित था, जिसके कारण गरीब जनता का शोषण किया जाता था। इस कहानी में भी ऐसे ही देशकाल और वातावरण का चित्रण किया गया है। कहानी में जमींदारों के रहन सहन, उनके पारिवारिक वातावरण के साथ ही तत्कालीन सामाजिक और प्रशासनिक व्यवस्था और परिस्थितियों का भी सुंदर तरीके से चित्रण यहाँ पर किया गया है। देखिए जैसे ही उसके घर में, ईश्वरी के घर में जाते हैं तो घर कितना बड़ा दरवाज़ा है, इमामबाड़ा की तरह लगता है, बाहर हाथी बंधा है। इनसे हमें पता चलता है कि उस समय जमींदार किस प्रकार से भोग विलास का जीवन जी रहे थे, जबकि वीर की बातों से हमें पता चलता है कि जो गरीब थे उनका जीवन यापन करना कितना कठिन था या कितना मुश्किल था। उसके बाद जो वीर और ईश्वरी है जब गांव में घूमने के लिए निकलते हैं तो गांव का सुंदर चित्रण उस समाज का किया गया है। अब अगर बात करें भाषा शैली की तो देखिए भाषा और शैली, भाषा क्योंकि प्रेमचंद हिंदी खड़ी बोली के लेखक हैं लेकिन उर्दू भाषा में भी ये लेखन कार्य कर चुके हैं, तो यहाँ पर भी भाषा इनकी पात्रों के अनुकूल है। कहीं कहीं उर्दू के शब्दों का प्रयोग बहुत सुंदर तरीके से किया है। जैसे रियासत अली, ये मुस्लिम पात्र है तो इनके मुख से उर्दू के शब्दों का प्रयोग बहुत ही सटीक लगता है, सुंदर लगता है और कहीं कहीं लेखक की अप्रत्यक्ष टिप्पणी से निसृत जान पड़ता है। गुस्से में आकर ईश्वरी अंग्रेजों के एक वाक्य का प्रयोग भी करता है और वो किसके लिए करता है, वीर को डांटने के लिए। इससे हमें उस स्थिति की भयावहता का पता चलता है कि स्थिति कितनी भयानक हो जाती है। कहानी की शैली की अगर बात करें तो ये कहानी की शैली सपाट ना होकर दृष्टांत है। यानी कैसी शैली है, दृष्टांत है। जब हम कहानी को पढ़ते हैं तो हमारे आंखों के सामने दृश्य उपस्थित होने लगते हैं। पहले से अमीर गरीब की खाई का विचार लेखक के मन में है, इसी के प्रतिपादन के लिए स्थितियों का चयन किया गया है। हमारा समाज किस में बटा हुआ है, अमीर और गरीब में, और
प्रेमचंद इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि समाज में अमीरी और गरीबी के बीच में भेद बढ़ता ही चला जा रहा है। इसीलिए उन्होंने ऐसी परिस्थितियां इस कहानी में उत्पन्न करी है जिसमें फंसकर नायक पुनः अपनी औकात को पहचान लेता है। नायक यहाँ पर कौन है? वीर है। वो फंस जाता है किस में? सपने में, कल्पना में चला जाता है, लेकिन फिर उसे अपनी औकात, अपनी हैसियत, अपनी वास्तविकता का पता चलता है। शैली की रोचकता ने कहानी के तथ्य को और अधिक बल प्रदान किया है। अब अगर बात करें उद्देश्य की, तो देखिए प्रेमचंद तो प्रसिद्ध कहानीकार हैं, उनकी कहानियां निरुद्देश्य तो हो ही नहीं सकती। वैसे भी कोई भी रचनाकार बिना किसी उद्देश्य के कोई रचना नहीं करता, तो प्रेमचंद की भी सभी कहानियां सौ उद्देश्य है। उनका उद्देश्य समाज की विसंगतियों को उखाड़कर आस्थावादी संदेश देना है। झूठ और छद्म के मोह पाश में फंसकर वास्तविकताओं को भूलना, जीवन में त्रास्त स्थितियों को उत्पन्न करना है। त्रास्त यानी दुख भरी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है जब हम अपनी वास्तविकता को छोड़ देते हैं और कल्पना में जीवन जीने लगते हैं। वीर अपने ही जाल में फंसता चला जाता है। पहले उसे डर लगता है, संकोच होता है कि वो एक गरीब क्लर्क का बेटा है, पैसे के बल पर किसी को नाच नहीं नचा सकता। लेकिन जब ईश्वरी के वैभव के कंधे पर चढ़कर उस पर नशा छाने लगता है, क्योंकि ईश्वरी उसको एक जमींदार का बेटा बताता है, एक रियासत का राजकुमार बताता है, तो वो भी उस नशे में बहने लगता है, यानी उसमें धन का नशा हावी हो जाता है। तो नशा कहानी का उद्देश्य यही इसी मानवीय कमजोरी पर प्रकाश डालना है। नौकरों को ईश्वरी के अंदाज में डांटना उसे सुहावना लगता है। किसको? वीर को। रेलवे कैंटीन के खानसामों का उसे उपेक्षा की दृष्टि से देखना उसे बेहद बुरा लगता है। ईश्वरी की संगत में उसकी इच्छा होती है कि उसके साथ रईसों सा व्यवहार हो, परंतु ये तो झूठी बात है, मिथ्या आकांक्षा है, झूठी आकांक्षा थी। यही कारण है कि अंत में गरीब वीर की आत्मा वापस लौट आती है और उसका नशा काफूर हो जाता है, गायब हो जाता है। तो इस कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या है कि व्यक्ति की कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। जैसा वो कहे उसे अपने जीवन में भी उस बात को साकार करना चाहिए, वरना नतीजा क्या होगा? वीर की तरह कि हम कल्पना में तो बहते रहेंगे, लेकिन वापस उसी धरातल पर लौटना हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि मानव स्वभाव के चितेरे मुंशी प्रेमचंद की इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यही सीख मिलती है कि मौका आने पर व्यक्ति का मूल स्वभाव प्रकट होता है और व्यक्ति की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि में से कोई विशेष संबंध उसका नहीं होता, क्योंकि वो कल्पना में जी रहा है। अर्थात यह जरूरी नहीं कि गरीब व दुबले कुचले वर्ग से आने वाला व्यक्ति प्रतिष्ठित होने पर उन्हीं लोगों के तौर तरीके नहीं अपनाएगा जिसकी वह आलोचना करता है, क्योंकि वीर भी जमींदारों की खूब जी भर के आलोचना करता है, लेकिन जब उसे जमींदारों का जीवन जीने का अवसर मिलता है तो उस जीवन को सहज स्वीकार कर लेता है। केवल स्वीकार ही नहीं करता बल्कि आनंद से व्यतीत करने लगता है। परंतु जब वो वास्तविकता के धरातल पर आता है तो सिवाय पछतावे के और बाकी कुछ भी शेष नहीं बचता। तो इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है। इस कहानी का अंत इसी प्रकार से होता है कि जो वीर है उसके सिर से दौलत का नशा उतर जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि तत्वों के आधार पर जो आज हमने इसकी समीक्षा की है, ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।